Hello everyone, we'll continue our class of Introduction to Accounting Standards. लास्ट क्लास में आपने बहुत ही बेसिक बात को समझा कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों जाते हैं और जब बन ही गए हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज तक आईसीआई ने इशू किए हैं, कौन कौन से डिलीट हो गए, क्या आज इफेक्टिव बचे हैं। इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ अब जो बात आपको समझनी है वो ये है कि सिर्फ एक देश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, इससे काम नहीं बनेगा। समय ग्लोबलाइजेशन का है। एक ही कंपनी दुनिया में कई देशों में ऑपरेट कर रही है। अब वो बेचारी कंपनी जब अलग अलग देशों में ऑपरेट करेगी और उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हें अप्लाई करने पड़ेंगे तो उनका अकाउंट बड़ा विचित्र हो जाएगा। किसी देश में वही खर्चा कैपिटल कहा जा रहा है, किसी देश में वही खर्चा रेवेन्यू कहा जा रहा है। वो कंपनी समझ में नहीं आ रहा है उसको ये चल क्या रहा है भाई। वो कंपनी खुद नहीं जान पा रही है कि हम कितना कमा रहे हैं। और आपको पता है जब एक कंपनी कई जगह काम करती है तो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन ऑपरेशन से कैसा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन से कैसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या आपको नहीं लगता कि इस केस में एक फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने में दिक्कत आएगी? हाँ, एक बात बताइए, मान लीजिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो दुनिया भर के देशों में इन्वेस्ट करना चाहता है अलग अलग कंपनी। तो उसकी एक सबसे बड़ी पहली रिक्वायरमेंट ये हो जाएगी कि जिस देश में उसे इन्वेस्ट करना है पहले तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, ताकि तुमको समझ में आए कि वो कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है। क्योंकि उसका पीएल बैलेंस शीट देख के तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम तो अपने देश के हिसाब से समझ रहे होगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम अलग है। तुमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर खर्चे को रेवेन्यू ट्रीट किया हुआ है, जबकि अगर तुम्हारे देश की जो इन्वेस्टर है उसके देश के हिसाब से तो वो कैपिटल खर्चा था। अगर वो अपने देश के हिसाब से अकाउंटिंग करे उसी कंपनी की, तब तो वो कहेगा कि नहीं ये कंपनी लॉस में है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जहां पे ग्लोबल फंड आ रहे हैं, एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हर देश में ऑपरेट कर रही है, तो एक बहुत बड़ी आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है वो है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड कि पूरी दुनिया का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाए। तो इसके लिए पहल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या क्या इसके लिए किया जा चुका है और हमारे देश में इसके लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, गैप एक बहुत ही वाइडर टर्म है। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हर देश अपनी यहां गैप बनाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाता है जो सब कोई एक्सेप्ट करेगा। बनाता है, हर देश बनाता है। जैसे हमारा देश भी बनाया है और हम उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरे देशों ने भी कुछ कुछ नाम बनाए हैं। ठीक है, ये जो गैप होता है वो अगर किसी एक देश में लागू है तो हम उसे कहते हैं नेशनल गैप, लेकिन अगर वो सभी देशों में लागू है तो हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल गैप। लेकिन सच पूछिए तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं जो पूरी दुनिया में लागू है, तो फिर हम इंटरनेशनल गैप किसे कहें? देखिए, नेशनल गैप का मतलब है जो किसी एक देश में लागू है तो वो नेशनल गैप है। इंटरनेशनल गैप है पूरी दुनिया में लागू है। पूरी दुनिया में तो कोई गैप लागू ही नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो पूरी दुनिया में लागू हो गया है। तो अभी के लिए फिलहाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसे बोला जाता है जो ग्लोबली बहुत सारे देशों में लागू है। क्या बोला मैंने? जो ग्लोबली बहुत सारे देशों में लागू है वो है इंटरनेशनल गैप। ठीक है, हम नेशनल गैप का एग्जांपल बताते हैं। नेशनल गैप का एग्जांपल है एएस जो कि इंडिया में चलता है। यूएस गैप है, ये यूएसए में चलता है। इंटरनेशनल गैप का एग्जांपल लेते हैं, वो है आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पता है ये कहाँ चलता है? ये यूके में चलता है
एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो यूके है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इनिशियली जितने भी स्टैंडर्ड्स बना रहे थे उन्होंने पूरी दुनिया को अपील भी किया, कहा कि आप सभी लोग से निवेदन है कि हम लोग स्टैंडर्ड बना रहे हैं और ये स्टैंडर्ड हम सिर्फ अपने देश के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, हमने ग्लोबली अकाउंटिंग के सबके ट्रीटमेंट पढ़े हैं। इन्होंने क्या बोला पता है, कि हमने ग्लोबली सबके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े हैं और उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड बना रहे हैं और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी अपने देश में इसको अप्लाई करें। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने तो मान लिया और उन्होंने इसे अपने यहाँ अडॉप्ट करा लिया, कहा ठीक है भाई हम यही अप्लाई करेंगे, हम लोग अपना कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ देश नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ देश का ईगो अड़ जाता है, कहते हैं नहीं ऐसा कैसे, तुम्हारा कैसे मान ले, हमारा अपना कानून रहेगा। ठीक है, तो भाई कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो वो लोग अपना नेशनल गैप बना रहे हैं। ठीक है, एक डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है, आगे चल के आपको जब डिटेल, अभी ये सब ना आगे के चैप्टर्स में डिटेल में भी इस पे चर्चा आएगी, तो वहां पे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक जितने भी स्टैंडर्ड्स बने थे ये यूके के द्वारा, तो वो आईएएस नाम था। फिर बाद में उन्होंने नाम आईएएस छोड़ दिया लेना, मतलब अब जितने नए, देखिए हर, क्या एक बात बताइए, जितना स्टैंडर्ड बन गया क्या जीवन काल तक वही स्टैंडर्ड्स रहेंगे, आने वाले सालों में भी वही रहेगा? नहीं, अरे फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए मार्केट में, अरे यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा। अरे दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, आप देख रहे हो, कितनी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई इनकम्स भी तो आएंगी, नई नई अकाउंटिंग भी तो होगी। अरे हम एआई के जमाने में आ गए, मेटावर्स के जमाने में आ गए, क्रिप्टो करेंसीज के जमाने में आ गए हैं। अरे ये जमाना भी बदल गया है बेटा, तो आपको नहीं लगता कि अकाउंटिंग भी बदलेगी, नए नए इनकम के सोर्स आएंगे तो अकाउंटिंग भी तो चेंज होगी। तो जब ये सब चेंज होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि नए नए स्टैंडर्ड्स भी और आएंगे, हर दिन नए स्टैंडर्ड आ भी रहे होंगे। हाँ, तो ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर डेट तक जितने भी स्टैंडर्ड्स यूके ने बनाए थे वो सारे आईएएस के नाम से जाने जाते थे। फिर एक पर्टिकुलर डेट के बाद से उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी बनाएंगे हम आईएफआरएस के नाम से बनाएंगे। ठीक है, तो यानी जो आईएएस था वही आईएफआरएस भी है। तो जैसे आज हम, आप सुनते भी हो ये वर्ड आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो आईएफआरएस की जब अगर हम लिस्ट देंगे ना, जैसे एएस की हम अगर आपको लिस्ट देंगे तो आप देखेंगे उसमें AS1 AS2 सारा एएस ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप हमसे आईएफआरएस की लिस्ट मांगोगे तो उसमें कुछ आईएएस होगा और कुछ आईएफआरएस होगा, क्योंकि अब यूके उसी को आईएफआरएस बोलने लग गया है। लेकिन पुराना जितना आईएएस नाम से था, आईएएस जितना नाम से था, वो आज चेंज नहीं किया, उसको आईएफआरएस नहीं बोला है, वो आईएएस के नाम से आज भी पड़ा है और जो नया बनाते जा रहा है वो आईएफआरएस के नाम से बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको हम बोलते क्या है, सभी को हम जैसे जैसे आज की तारीख में आप यूके से कहोगे कि अपनी स्टैंडर्ड की लिस्ट दो, अपनी गैप की लिस्ट दो, तो वो बोलेगा लो मेरे आईएफआरएस की लिस्ट, ये नहीं बोलेगा लो मेरे आईएएस और आईएफआरएस की लिस्ट, वो ये नहीं बोलेगा। जैसे अगर आपने यूके से कहा बोलो अपने गैप की लिस्ट दो हमको, तो वो क्या बोलेगा, उसकी गैप में तो आईएएस भी है आईएफआरएस भी है, तो वो ये नहीं बोलेगा लो आईएएस की लिस्ट लो, ये आईएफआरएस की लिस्ट लो, नहीं, कहेगा लो आईएफआरएस की लिस्ट लो। लेकिन उस आईएफआरएस की लिस्ट में होगा क्या, कुछ आईएएस होगा, जो एक पर्टिकुलर डेट तक जितना बना था वो आईएएस नाम से था, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद से जितना बनने लग गया वो आईएफआरएस के नाम से बनने लग गया, तो वो पकड़ाएगा, बोलेगा लो आईएफआरएस की लिस्ट, और उसमें दोनों होगा, आईएएस भी होगा आईएफआरएस भी होगा। ये सब क्या है, ये बेटा इंटरनेशनल गैप है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों ने एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर दुनिया में बहुत सारे देश इसको एक्सेप्ट कर लिए एज इट इज, तो अब अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग रखेंगे तो हम नेग्लेक्ट नहीं हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। बेटा अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। मैं आपको बहुत अलग हटके बताता हूं ये सब बात। आज इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना ही है,
जबकि पढ़ाई में और खेल में दोनों में ही करियर है। आप सोच के देखो कि आप क्लास 5 या 6 में हो और अपने पापा से कह रहे हो पापा पढ़ाई लिखाई बंद कर रहे हैं, ये सब नहीं, खेल कूद करेंगे, 2 थप्पड़ मार के गिरा देंगे तुमको पापा। कहेंगे बदतमीज, कहेंगे पढ़ाई लिखाई कैसे नहीं छोड़ दोगे तुम, जबकि करियर बेटा दोनों में ही है। अरे मैं तो कहता हूं स्पोर्ट्स का करियर बहुत बड़ा है पढ़ाई के करियर से, लेकिन इंडियन पेरेंट्स नहीं मानेंगे। बेसिकली उनको डर भी होता है, वो कहते हैं मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे ना करे जीवन में, कुछ बुरा ना करे। बहुत डरते हैं भाई इंडियन पेरेंट्स, वो आपको खेलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि समाज में उन्होंने देखा है कि सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, अब ये एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है समाज में सभी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा अलग कैसे कर लेगा। तो समाज में रहने के लिए ना समाज के हिसाब से करना पड़ता है। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया भी एक समाज है जिसमें हर एक देश एक प्राणी है, एक इंसान है हम आपके जैसा। दुनिया एक समाज और उसमें देश एक इंसान है। पता है हमारे देश में जीएसटी क्यों आया? इसलिए नहीं कि वो मोदी जी को बहुत पसंद था। अरे जीएसटी आने में तो 10 साल लग गए, डिकेड लग गया। कांग्रेस के जमाने से ही न जाने कितनी तैयारियां हो रही थी उस पर। क्यों हो रही थी? क्योंकि बेटा हम देश बिना दुनिया में रह रहे हैं। पूरी दुनिया में जब जीएसटी लग रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आज ग्लोबली क्या हो रहा है, बहुत सारे देश एज इट इज यूएस, ये एज इट इज गैप को जो इंटरनेशनल गैप है यानी कि आईएफआरएस को एज इट इज एडॉप्ट कर ले रहे हैं और या तो फिर कन्वर्ज कर ले रहे हैं। क्या मैंने 2 वर्ड यूज किया? आज दुनिया के सभी देश, ऑल कंट्रीज, या तो इसको इंटरनेशनल गैप को एडॉप्ट कर ले रहे हैं और या फिर कन्वर्ज कर ले रहे हैं। क्या होता है एडॉप्ट करना? एडॉप्ट करने का मतलब होता है एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो कौन कौन कर लिया है मैं आपको बता दूं, एडॉप्ट कौन कौन कर लिया है। एडॉप्ट इधर लिखते हैं, कन्वर्ज इधर लिखते हैं। पहले तो अच्छा मतलब भी बताऊं आपको। पहले तो एडॉप्ट का मतलब होता है एज इट इज कॉपी ले लिया हमने, मतलब हमारे स्टैंडर्ड का नाम भी आईएफआरएस ही होगा। हम लोग नाम भी दूसरा नहीं रखें, कुछ नहीं। आईएफआरएस जो यूके तुम बना रहे हो वही मेरा भी है, वही मेरा भी स्टैंडर्ड। आईएफआरएस लाओ, यूके वाला ही मेरा भी स्टैंडर्ड है, मेरे यहाँ का भी गैप वही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आईएफआरएस चलेगा, आईएफआरएस चलेगा, ये लिख देते इस देश में। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट किया एज इट इज, ब्राज़ील ने किया है, कनाडा ने किया है, सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारी है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि भाई हम एज इट इज तो नहीं लगाएंगे अपने यहाँ, ठीक है, लेकिन 90% कॉपी कर लेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अपने देश के हिसाब से, जिसमें से इंडिया है। सच पूछो तो मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि आईएफआरएस में और इंडिया के स्टैंडर्ड में कुछ अंतर है, एज इट इज ये लोग कॉपी पेस्ट मारे हैं पूरा का पूरा उठा के, ठीक है। उसके बाद भी कन्वर्ज एज इट इज एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो बेसिकली देयर इज नो मच डिफरेंस, आई विल टेल यू, ठीक है। तो बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। एंड जब इन्होंने कन्वर्ज करके अपने यहाँ आईएफआरएस को कन्वर्ज करके नया वाला स्टैंडर्ड पूरा तैयार किया, मतलब इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे, ये दोनों को मिला के आईएफआरएस बोलते हैं। ये भी बता दें आपको, इन दोनों को मिला के भी क्या बोला जाता है? आईएफआरएस, ठीक है। लेकिन कुछ जो रिलीज हुए थे इनिशियली, पहले उसको आईएस नाम था, बाद में आईएफआरएस नाम से होने लग गया। लेकिन ऐसे लिस्ट बोलेंगे आईएफआरएस की, लेकिन उसमें नाम आईएस भी होगा थोड़ा। तो इंडिया ने इसके बेसिस पे जो स्टैंडर्ड बनाया है उसी का नाम है इंड एएस। अब आपको समझ में आया होगा कि देश में हमारे दो चीज क्या चलती है, एक है एएस जो पहले से था और एक है इंड एएस। अब ये किसके बेसिस पे बन रहा है? जो आईएफआरएस है उसके बेसिस पे हम बना रहे हैं। तो समझ में आया एएस और इंड एएस क्या है? जो पहले से चल रहा था वो एएस है
और जो अब नया ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारा देश बना रहा है वो है इंड एस। ये किसके बेसिस पे बन रहा है? आईएएस और आईएफआरएस के बेसिस पे बना रहा है। क्या दुनिया में हर देश यही काम कर रहा है? हाँ, या तो वो एज इट इज अडॉप्ट कर रहा है, ये रहा, और या तो वो क्या कर रहा है? कन्वर्ज करके अपना बना ले रहा है, थोड़ा सा अंतर कर दे रहा है और अपना बना ले रहा है। ठीक है, इस लिस्ट में भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, दुबई हो गया, इन लोगों ने कन्वर्ज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे बता रहा है कि व्हाट इज द नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। क्यों ग्लोबल स्टैंडर्ड की आवश्यकता है? क्यों हम भी मारे मारे फिर रहे हैं एकदम से इंडिया बनाने के पीछे? बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी हैव टू रेज फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। भाई विदेश से हमें पैसा चाहिए, कोई विदेशी क्यों पैसा लगाएगा हमारे देश में अगर हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा? कहेगा तुम्हारे खाते समझे में नहीं आते हैं, तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो सकता है लॉस हो, तुम्हारा अलग ट्रीटमेंट है, हम बैठ के तुम्हारी अकाउंटिंग थोड़ी ना सीखेंगे तुम्हारे अकाउंट्स को तुम्हारे यहाँ पैसा लगाने के लिए। तो अगर हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारे यहाँ भी अप्लाई होगा तो उसको टेंशन नहीं होगी अब। ठीक है, क्योंकि वो उस अकाउंटिंग को समझता है, राइट। तो इफ यू नीड फॉरेन फंड्स ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मालूम है कि भाई हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमारे देश में, और इसलिए वो भी क्या कर रही है? इंडिया बना रही है। कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल हो जाएंगे। अरे पूरी दुनिया में आपकी एक बैलेंस शीट को उठा के दूसरी बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हो। पहले तो एएस में एक देश के अंदर एक कंपनी से दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट कंपेयर कर रहे थे ना। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड हो जाने से पूरी दुनिया में किसी को भी दो कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया में मर्जर एक्विजिशन चल रहा है, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। तो ये सब कुछ इतना इजी पॉसिबल तभी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्योंकि सबको एक दूसरे की अकाउंटिंग समझ में आ रही है, क्योंकि वो कॉमन है। यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी पूरी दुनिया में, कंपैरेबिलिटी हो जाएगी पूरी दुनिया में, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, सब कुछ साफ सुथरा समझ में आएगा। तो दीज वर द रीजंस व्हाई ग्लोबल स्टैंडर्ड इज बीइंग मेड। हु इज मेकिंग दिस ग्लोबल स्टैंडर्ड? जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी, मैंने बताया था। उसी तरीके से आईएएसबी, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यही बनाती है आईएएस, और यही अब बना रही है आईएफआरएस। इसी ने आईएएस बनाया था, अब यही आईएफआरएस बना रही है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? पहले आईएएस बना रही थी, अब यही आईएफआरएस बना रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो आईएएसबी है इसका शुरू में नाम आईएएसबी नहीं था, इसका पहले नाम था आईएएससी। पहले नाम था आईएएससी और अब हो गया है आईएएसबी। मतलब पहले इसको हम बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ठीक है, अब बाद में इसका नाम हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको? आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। आईएएससी सुन लिए कि आईएएससी ने ये बनाया था फलाना वाला आईएएस, तो आप कहोगे सर आईएएस तो बताए थे, आईएएसबी ने बनाया था। तो आपको याद आ जाएगा बेटा पहले नाम आईएएससी था। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड में ये लिखा होगा कि इसको बनाया है आईएएससी ने, और कुछ में लिखा होगा इसे बनाया है आईएएसबी ने। ये अलग अलग है नहीं, आपको ये समझाना चाहता हूं, दोनों एक ही हैं। आईएएससी का नाम ही बदल के आईएएसबी हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के लोग हैं। ठीक है, 75 देशों से लोग हैं इसमें। इसमें आईसीआई भी एक मेंबर है। ये जो कमिटी बनाई गई ना, इसमें पूरी दुनिया से 75 देशों से लोगों को लिया गया है। ठीक है, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी यहां रिप्रेजेंट करते हैं, सबकी मदद से। देखिए, तो ये लोगों ने सचमुच बहुत सही, बहुत बड़ी पहल की कि पूरी दुनिया में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब देखिए कुछ देश हैं नहीं मान रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अपना हम थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे, तो बना रहे हैं। हालांकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज ने इन्हें एज इट इज अडॉप्ट भी किया है। आई वेरी विल बिलीव दैट कि फ्यूचर में ग्लोबली एक स्टैंडर्ड हो जाएगा और वो यही होगा आईएफआरएस। ठीक है, जब धीरे धीरे करके बहुत सारे देश अडॉप्ट करते जाएंगे ना, जब गिने चुने देश बच जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे यार हम भी कर लेते, नहीं तो हम नेग्लेक्ट हो जाएंगे सोसाइटी से। ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे देश में देखेगा नहीं फिर।
अब ये डेट भी आ गया यहाँ पे, 31/3/2001 तक जितने इशू हुए थे उसका नाम IAS था, ठीक है। और फिर अच्छा उसी समय नाम भी चेंज हुआ था, IAS भी हो गया था, और उसके बाद से 1/4/2001 से जितने इशू हो रहे हैं वो IFRS हो रहा है। अच्छा अब देखिए IASC ने 31 मार्च 2001 तक जितना इशू किया उसका नाम IAS था, फिर जब इसका नाम चेंज हुआ IASB, तो अब जितना इशू हुआ वो IFRS इशू हुआ 1/4/2001 से। तो एक डेट याद करने में कोई बुराई नहीं है, 31 मार्च 2001 यहाँ तक IAS हो रहा था, फिर IFRS हुआ, और नाम भी चेंज हो गया था, जो कमिटी इसको बनाती थी, पहले कमिटी था फिर बोर्ड हो गया। IFRS कंप्राइजेस ऑफ IFRS भी और IAS भी, ये मैंने बताया आपको। आज के जमाने में पूरी दुनिया को IFRS कंप्लायंट बनना पड़ेगा। कंप्लायंट बनने का मतलब उसे फॉलो करना पड़ेगा। IFRS कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब होता है फॉलो करना है। एवरीबॉडी हैज टू फॉलो इन द वर्ल्ड IFRS। नाउ फॉलो करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लो या तो कन्वर्ज कर लो। कन्वर्ज करने का मतलब उसके बेसिस पे अपना बना लो, अडॉप्ट का मतलब एज इट इज, और इसका मतलब है ऑन द सेम बेसिस क्रिएट योर ओन, अपना अलग बना लो उसकी बेसिस पे। तो मैंने एग्जांपल भी लेके बताया, कुछ देश ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ ने कन्वर्ज कर लिया, जिसमें से हमारे देश ने क्या किया ये जान लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश ने कन्वर्ज किया है, कन्वर्ज करके क्या बनाया है, इंड AS। ये देखिए इंड AS बनाया है कन्वर्ज करके IFRS को, ठीक है। क्या अंतर किए हैं हम लोग? सच पूछो तो मुझे तो कोई अंतर दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मुझे तो कोई बहुत अंतर दिखता नहीं है, ठीक है। मुझे तो कॉपी पेस्ट ही लगता है। टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, कहीं कहीं हम टर्मिनोलॉजी अलग अलग कर दिए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बोलते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए कितना बड़ा बदलाव कर दिए हैं। हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पे। वाह, अरे नाम भी बदल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के छोटे मोटे चेंजेस हैं, ठीक है। आपको दो वर्ड सीखना पड़ेगा, कार्व इन एंड कार्व आउट। डिफरेंसेस को कार्व आउट बोलते हैं। जो भी IFRS और इंड AS में डिफरेंस है उसको हम कार्व आउट बोलेंगे, याद रहेगा आपको। डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, कार्व आउट। ये एक चीज हो गई, डिफरेंसेस कार्व आउट। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ऑफ IFRS वर्सेस इंड AS। और इस IFRS में दो चीजें हैं, ये मत भूलिएगा कभी भी, इसमें IAS भी होता है और IFRS भी होता है। व्हाट इज कार्विन? IFRS के अलावा अगर हमने कोई भी एक्स्ट्रा बात लिखी, ठीक है, इंड AS में, तो वो कार्व इन होगा। बाकी चीज तो कॉमन है। तो कार्विन और कार्व आउट, बस यही कुछ किया है हमने। हमने अपनी स्टैंडर्ड में क्या किया, आप ऐसे बोल सकते हैं कार्विन कार्व आउट किया है, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, और क्या किया है, कुछ अलग कर दिया है। उसमें कुछ बोला था, मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन इंड AS इज कार्विन। IFRS से कुछ भी और बोल दिए, एक्स्ट्रा बोल दिए, तो उसको कार्विन कहेंगे। एंड व्हाट इज कार्व आउट? जो भी डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? फुल फॉर्म है उसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं हम इंड AS। सेम तरीका है इसका भी, ICAI बनाएगी, ठीक है। कंपनी पे लागू करने के लिए NFRA इसको रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद MCA को बोलेगा सही है भाई रिलीज कर दे, सब फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अगर ICAI ने रिलीज किया है तो वो ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो ही रहा है कंपनी पे, ये सारा बीच में प्रोसेस चलेगा बस। NFRA उसको रिसर्च करेगा, MCA को रिकमेंड करेगा, MCA फिर फाइनलाइज करेगी, अप्रूव करेगी उसे। तो NFRA रिकमेंड करेगा MCA को, MCA फिर इसको स्पेल आउट करेगी, मतलब रोल आउट करेगी, एप्लीकेबल बना देगी, ठीक है। इंड AS का नंबर भी हमने कैसे रखा है मैं आपको बता दूं। हमने IAS और IFRS के बेसिस पे इंड AS बनाना शुरू किया, बहुत सही तरीका बनाया। यहां पे मैं दिखाता हूं,
देखिए IFRS 1 है तो मेरे यहां इंडियस का नंबर होगा 101, 100 जोड़ दो मेरा इंडियस का नंबर हो जाएगा। और नाम क्या है, नाम वही रखे हैं जो इन IFRS का नाम है। IFRS का नाम वही है, नंबर में 100 जोड़ दिए हैं और हमारा इंडियस बन गया है, मैटर भी वही पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, कहीं कहीं 2-4 लाइन इधर उधर खींचा खाची किए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही है हमारा कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहां पे देखिए टाइटल ऑफ इंडियस और IFRS लिख रहे हैं। इंडियस हम नहीं बना रहे हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, IFRS से कॉपी होके बनता है, उधर IFRS आएगा, हमारा इंडियस तैयार होगा। ठीक है, हम पहले कुछ नहीं बना रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं। कौन सा ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल गैप है, विच इज IS एंड IFRS। IFRS 102 तो हमारा हो गया 102, और जितने IAS थे उनका नंबर सेम रखे हैं हम लोग, उनका नंबर सेम। IS में देखो IS 1 तो हमारे यहां भी 1, IS 2 तो हमारे यहां भी 2, 7 तो हमारे यहां भी 7, 8 तो हमारे यहां भी 8। ये इंडियस का कॉलम था, ये वाला ये इंडियस का कॉलम है। अरे सर गजब की बात बताएं एकदम, अब तो याद हो जाएगा हमको। जो IAS का नंबर है वही हमारे यहाँ इंडियस का नंबर है, नाम सेम, कॉपी पेस्ट। ठीक है, IFRS के केस में क्या किए हैं, जो IFRS का नंबर यूके में चल रहा है हमने अपने यहां 100 जोड़ दिया है। ठीक है, टाइटल वही चिपकाए हैं, अंदर का मैटर भी वही चिपका दिए, कॉपी पेस्ट मार दिए। नहीं ऐसे भी नहीं कहेंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि दो बातें बताइए मैंने, कार्व आउट एंड कार्व इन। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कार्व आउट इज द डिफरेंस एंड कार्व इन का मतलब है एक्स्ट्रा। देखिए जो भी IAS है वो एज इट इज है, IAS 41 है तो हमारे यहाँ इंडियस 41 है। अच्छा, अब ये दो दो स्टैंडर्ड क्यों चल रहे हैं? आप कहोगे सर जब इंडियस बन गया हमारे यहाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, तो AS को फाड़ के फेंक नहीं देना चाहिए, खत्म करिए सर, फिर AS किस लिए है अभी भी? तो मैं आपको बताऊं कि IndAS को अभी पूरे हर कंपनी पे लागू नहीं किया गया, सिर्फ बड़े बड़ी कंपनीज पे लागू किया गया है। अभी छोटे लोगों के लिए AS ही चल रहा है, धीरे धीरे ये सभी पे लागू किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। तो आइए जान लेते हैं IndAS किन पे लागू है। फॉर कंपनीज अदर देन बैंक, NBFC एंड इंश्योरेंस, मतलब बैंकिंग, NBFC और इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी कंपनी पे कब एप्लीकेबल है? All the companies which are listed or in the process of listing on stock exchange in India or outside India। ये बात हटा देते हैं, इसको काट देते हैं। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया की लिस्टेड है या बाहर लिस्टेड है या लिस्ट होने के प्रोसेस में है इंडिया में या बाहर, उनके ऊपर इंडियस है। ओ यानी बड़ी कंपनी होती है जो लिस्टेड होती है। ठीक है, अदर देन द कंपनीज लिस्टेड ऑन SME। अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हो ना उसको मेन बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, मालूम है कि नहीं? शायद आज आप नई बात सीख रहे होगे। एक होता है मेन बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे रिलायंस कंपनी के, ACC के शेयर्स, BSE, NSE में जो मार्केट आप जानते हो ना उसको मेन बोर्ड मार्केट बोलते हैं। एक मार्केट और है SME, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वहां लिस्ट होते हैं। और BSE ने तो अपना एक और वर्टिकल चालू कर लिया है, स्टार्टअप्स, उसमें स्टार्टअप्स लिस्ट हो सकते हैं। एक्चुअली मेन बोर्ड में ना बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना नेटवर्क होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल की इतनी होनी चाहिए। आप तो जानते ही हो स्टार्टअप वगैरह तो लॉसेस में रहते हैं इनिशियल फेजेस में। ठीक है, तो अब वो सब की लिस्टिंग कैसे हो पाएगी? तो इन सब के लिए ना अलग क्राइटेरिया सब बना दिए हैं। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज भी अब लिस्ट हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए अलग क्राइटेरिया बना के अलग एक क्रिएट कर दिए कि SME लिस्टिंग ये है, स्टार्टअप लिस्टिंग है, ये मेन बोर्ड लिस्टिंग है। तो आप बेसिकली जिसको जानते हो, जो मार्केट आप जानते हो, सुने हो, देखे हो, दैट इज मेन बोर्ड मार्केट। ठीक है, तो SME वालों के लिए कह रहा है ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ये SME के अंदर ही स्टार्टअप क्रिएट हुआ है, मतलब ये स्टार्टअप वाला भी उसी का भाई है, समझ लीजिए। इसमें और लीनियंसी कर दी है सब लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया को। तो SMEs वालों के लिए ये लागू नहीं है IndAS। अनलिस्टेड कंपनी है हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर,
अच्छा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है 250 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है तो भी इंडियस लगाना है, यानी बड़ी कंपनी हो ना, 250 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ, और या तो लिस्टेड हो, और लिस्टेड हो तो फिर नेटवर्थ नहीं देख रहा है, फिर चाहे जितना भी है नेटवर्थ, छोटी से छोटी भी लिस्टेड कंपनी है तो भी तुम्हारा इंडियस अप्लाई होगा। ऐसी कोई कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी हो, सब्सिडी कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो, वो सबके ऊपर इंडियस, मतलब अगर हमारे ऊपर इंडियस एप्लीकेबल है तो मेरी पेरेंट कंपनी के ऊपर भी इंडियस होगा। मेरी पेरेंट कंपनी यानी जिस कंपनी ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, मेरी सब्सिडी यानी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, मतलब मेरे ऊपर वाली कंपनी जिसने मेरे में पैसा लगाया, मेरे नीचे वाली कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया, मेरे एसोसिएट कंपनीज, मेरे ज्वाइंट वेंचर्स, सब में इंडियस लग जाएगा अगर मेरे में इंडियस लगा। Companies listed on SME exchange are not required to apply INDS. Such companies shall continue to apply existing AS unless they choose otherwise. तो वो अपना एग्जिस्टिंग जो स्टैंडर्ड चल रहा है वही लगाएंगे वो लोग। Once INDS are applicable, an entity shall be required to follow INDS for all the subsequent financial statement, and there is no looking back once the INDS are adopted by companies. क्या बोल रहा है? एक बार इंडियस एप्लीकेबल हो गया आपके ऊपर तो इंडियस अब सभी आगे के फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर लागू होगा। अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब ये पीछे नहीं हट सकते वाली बात क्यों बता रहा है? जैसे अगर मेरा 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, तो मेरे ऊपर इंडियस लग गया। अब मेरा बाद में नेटवर्थ कम हो गया तो क्या मैं इंडिया से बाहर हो जाऊंगा? नहीं, एक बार इंडियस के चंगुल में आ गया, अब इंडियस ही रहेगा तुम्हारे ऊपर। अब देखिए, गवर्नमेंट ना इंड एएस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल करेगी तो बाहर नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अब इंड एएस का दायरा धीरे धीरे बढ़ाना है और सभी पे इंडियस लगाना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाड़ के फेंकना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब बात ये आती है, क्या हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अलग है इंड एएस से? तो सच बताओ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि ओरिजिनली जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया था, मतलब हमारे देश ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया था, तो वो भी आईएएस और आईएफआरएस से ही उतार रहे थे। पहले भी 2001 के पहले जब आईएएस वगैरह थे उस समय में भी तो हम वहीं से छाप रहे थे, आज भी छाप रहे हैं। पहले कम छाप रहे थे, अब ज्यादा छाप रहे हैं। तो एएस और इंडियस में भी कोई बहुत वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे नए नए जो स्टैंडर्ड्स आए हैं वो एएस में तो अब आ ही नहीं रहे। एएस तो बंद कर दिया गया, वो तो पूरा पैक कर दिया गया, चलो बताओ। अब तो जो भी आएगा नया सिस्टम वो किस में आएगा? इंडियस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए है ज्यादा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जितना आपने किया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे, क्या आपके लिए वो खराब हो जाने वाला है? नहीं, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे वो इंड एएस में भी बहुत हद तक काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, जो भी कंपनी कवर नहीं हो रहे हैं वहां पे वो एएस अप्लाई करेंगे, ये बोल रहा है। अब बात आती है एनबीएफसी पे, शेड्यूल्ड बैंक पे और इंश्योरेंस कंपनी पे, ठीक है। एनबीएफसी का क्या है? एनबीएफसी हुज इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वही चीज है कि अगर एनबीएफसी के केस में भी अगर आप लिस्टेड हो और या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, इक्विटी या डेब्ट कुछ भी, तो आपके ऊपर इंडिया से अप्लाई होता है। या फिर अगर अनलिस्टेड हो तो 250 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है, और अगर ऐसा है तो आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, ऊपर की कंपनी, नीचे की कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सबके ऊपर इंडियस लगेगा, ठीक है। एप्लीकेबल टू बोथ कंसोलिडेटेड एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या मतलब होता है? जैसे एनबीएफसी की 5 ब्रांचेज है तो हर ब्रांच का अपना अकाउंट्स कहलाता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और पांचों ब्रांच का अकाउंट को मिला के एक अकाउंट बना देंगे तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंडियस लगाना और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय भी इंडियस लगाना। जिनका एनबीएफसी का 250 करोड़ से कम का टर्नओवर है, अनलिस्टेड वाले, वो अपना पुराना ईएसई अप्लाई करेंगे, ठीक है। वॉलेंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियस इज नॉट अलाउड। आप वॉलेंट्रली अडॉप्ट नहीं कर सकते हो कि चलो हम खुद से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन क्या इन कंपनीज के अलावा, इंश्योरेंस, बैंकिंग के अलावा कंपनीज इंडियस वॉलेंट्री अप्लाई कर सकती है? तो इसका जवाब था हाँ। आपने देखा यहां पे
कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है एसएमई वगैरह पे, मतलब जिनको अप्लाई नहीं करना है इंडियस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कंटिन्यू करेंगे एग्जिस्टिंग ईयर्स को अप्लाई करना, अनलेस अदरवाइज दे चूज, अनलेस दे चूज अदरवाइज, यानी दे कैन ऑप्ट फॉर इंडियस। अगर वो चूज करेंगे अदरवाइज यानी इंडियस ऑप्ट करेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो वो एएस अप्लाई करते रहे। मतलब ऐसे समझिए, अदर देन बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज, अदर देन बैंकिंग एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनके अलावा बाकी कंपनी अगर अपना एएस लागू है उनके ऊपर, इंडियस नहीं लागू है, तो भी एएस को ना अप्लाई करके इंडियस कर सकते हैं, वो वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से इंडियस, क्योंकि भाई सरकार तो चाहती है कि आप आए धीरे धीरे इंडियस में सभी लोग आए। लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है, एनबीएफसीज के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के केस में वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउ नहीं कर रहे। नाउ कमिंग टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो बैंक्स हैं, नॉर्मल बैंक्स हैं, इनके ऊपर अभी भी इंडियस अप्लाई हुआ ही नहीं है, बार बार एक्सटेंड कर दी जा रही है डेट, अभी तक कोई डेट नहीं आई है अडॉप्शन की, ठीक है। और वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी पे भी अभी अप्लाई करने की डेट नहीं आई, नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई, यहां भी नॉट रिक्वायर्ड है। बैंक और इंश्योरेंस पे अभी नहीं है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन वॉलंटरी अडॉप्शन वहां अलाउड नहीं है। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपनी पे बहुत पे लागू हो गया है, बहुतों पे नहीं हुआ है, जिन पे नहीं हुआ है उनको भी वॉलंटरी अडॉप्शन का ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यू, और अपने आप को चेक करेंगे भाई हमने क्या सीखा, ठीक से सीखा कि नहीं सीखा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कौन बनाता है, कौन इशू करता है? आईसीआई करती है भाई। और कॉर्पोरेट के लिए कौन करता है? कॉर्पोरेट के लिए एमसीए करता है। अरे करती तो आईसीआई है, लेकिन वो फिर कहता है, एमसीए बोलता है दिस इज एप्लीकेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, एलिमिनेट नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही तो बोल रहा है। इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही बोल रहा है। सी बोल रहा है ए एंड बी, हाँ ये बात सही है, ए एंड बी दोनों ही सही था। मैनिपुलेट द डाटा फॉर मैन्यू, अरे मैनिपुलेट थोड़ी ना कर देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज क्यों कर देना चाहिए? अच्छा, एमसीक्यू जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप आंसर चारों के चारों पढ़ेंगे, ये नहीं कि पहला आंसर देखे सही ये लग रहा है तो फट से टिक मार दिए, नहीं, चारों पढ़िए। यू डू नॉट नो कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अभी चारों पढ़िए। एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई नहीं करना होता, बेस्ट आंसर आइडेंटिफाई करना होता है। यू विल फाइंड क्वेश्चन जहां पे 4 आंसर के चारों सही हैं, लेकिन चारों में से जो सबसे ज्यादा सही है आप उसे सही मानेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए, चारों गलत हैं, तो आपको ऑप्ट वो करना है जो सबसे कम गलत है। द बेस्ट आंसर इज टू बी सिलेक्टेड, इसलिए चारों पढ़ना पड़ता है। फटाक से तुरंत खुश मत हो जाइए पहला आंसर सही दिख रहा है तो, अभी उससे ज्यादा अच्छा सही दिखेगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, हाँ। कंसिस्टेंसी, हाँ। कंपैरेबिलिटी, हाँ। तीनों के लिए काम आता है, ऑल द अबव। Which committee is responsible for approval of accounting standard and their modification for the purpose of applicability to companies? कौन अप्रूवल करता है? एमसीए अप्रूवल करता है। एनएफआरए क्या करता है? एनएफआरए तो बस स्टडी करता है उसको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, और रिकमेंड करता है एमसीए को, ठीक है। तो एनएफआरए अगर रिकमेंड वगैरह बोलता है, चेक कौन करता है कंपनी के लिए, तो वो एनएफआरए हो जाता है, ठीक है। इवैल्यूएट कौन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ठीक है। रिसर्च कौन करता है, तो एनएफआरए करता है उस पर। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट, ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, एक देश से दूसरे देश में पैसा जाएगा, हाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा तो ऐसा होगा। कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ। यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, हाँ, ये भी सही है, ऑल ऑफ द 3। चलिए, तो इतना ही था इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।